हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अर्लियर वीडियो में हमने करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को डिटेल में डिस्कस किया। अब हम करने जा रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस रिलेटेड टू कैपिटल अकाउंट। जैसे करंट अकाउंट में भी हमने एस्टिमेशन ऑफ बीओपी करा था, इसमें भी हम एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस करने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं वो क्रेडिट साइड में नोट की जाती हैं और जो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं डेबिट साइड में की जाती हैं। और जो बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट है वो नेट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ के तौर पर एस्टिमेट किया जाता है। अब ये आपको 2017-18 पीरियड के इंडिया का बीओपी कैपिटल अकाउंट बैलेंस का एस्टिमेशन दिया है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में पब्लिश हुआ 2018-19 में। इसमें आपको कैपिटल अकाउंट की आइटम एक्सटर्नल असिस्टेंस नेट दी हुई है। नेट का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का जो बैलेंस है वो आपको बताया है नेट, ये दिया है आपको 2944। इसी तरीके से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, बैंकिंग कैपिटल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अदर फ्लोज, ये सारी कैपिटल अकाउंट की आइटम है जो आपको नेट दी हुई हैं। इसके बाद आपको कैपिटल अकाउंट बैलेंस दिया है $91,390 मिलियन। तो ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आता है हमारे पास। इसके बाद हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं ओवरऑल बैलेंस। ओवरऑल बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे, जो करंट अकाउंट का बैलेंस हमने पहले फाइंड आउट किया, प्लस में कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, प्लस एरर्स एंड ओमिशंस। एरर्स एंड ओमिशंस होता है भी जैसे जो स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज आती हैं, जैसे कोई फिगर जो है, कोई अमाउंट जो है वो रह जाता है, कोई गलती हो जाती है, कई बार जो है ज़्यादा लिखा जाता है, कई बार कम लिखा जाता है, कोई आइटम छूट जाती है, तो उसके लिए एरर्स एंड ओमिशन जो कि एस्टिमेटेड नंबर जो है वो दिया जाता है, इसका एस्टिमेटेड वैल्यू दी जाती है। तो ओवरऑल बैलेंस 2017-18 का करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड ओमिशन करके जो आ रहा है वो आ रहा है $43,574 मिलियन। तो ये ओवरऑल बैलेंस आया। कई बार क्या करते हैं, एरर्स एंड ओमिशन को ओवरऑल बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए इसको इंक्लूड करते हैं, कई बार जो है इसके बिना जो है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस करके ही ओवरऑल बैलेंस फाइंड आउट किया जाता है। जो बीओपी में थर्ड अकाउंट है दैट इज़ ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। ऑफिशियल रिजर्व्स का मतलब क्या है? ऑफिशियल रिजर्व्स का मतलब है कि फॉरेन एक्सचेंज का जो रिज़र्व हैं आरबीआई के पास और फॉरेन सिक्योरिटीज़ के जो रिज़र्व्स हैं आरबीआई के पास, उसे कहते हैं ऑफिशियल रिजर्व्स। तो जो ओवरऑल बैलेंस होता है वो ऑफिशियल रिज़र्व अकाउंट के थ्रू ही रिफ्लेक्ट होता है। उसी में ही बताया जाता है कि क्या ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है और ऑफिशियल रिजर्व्स में कितना चेंज आया है। ऑफिशियल रिजर्व्स का मीनिंग दोबारा बता रही हूँ, फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज़ का भंडार जो आरबीआई के पास है उसे ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट कहते हैं। अब हमारे कंट्री में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का कस्टोडियन है, संरक्षक है। सारी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आरबीआई के थ्रू ही होती हैं। अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है, जैसे कि ऊपर वाले इसमें हमारा पॉजिटिव आ रहा है, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर्स एंड ओमिशन, ओवरऑल बैलेंस जो है ये पॉजिटिव वैल्यू में आ रहा है 43,574। अगर तो ये ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव है तो इसका मतलब है हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स में इंक्रीज़ को शो करता है, और अगर ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव है तो ऑफिशियल रिजर्व्स में डिक्रीज़ को शो करता है। इंक्रीज़ का मतलब है कि फॉरेन एक्सचेंज का जो भंडार है, सिक्योरिटीज़ का जो रिजर्व्स हैं वो बढ़ जाएगा, और डिक्रीज़ का मतलब है ये कम हो जाएगा। अब एक और बात, कई बार क्या होता है कि जो कैपिटल अकाउंट का पार्ट ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट या उसका सब डिवीज़न बनाकर जो है प्रेजेंट किया जाता है। मैंने आपको शुरू में बताया था करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट, ये 3 अकाउंट है बीओपी के। अगर ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट को कैपिटल अकाउंट का पार्ट या सब डिवीज़न बना के प्रेजेंट किया जाता है बजाय सेपरेट अकाउंट के, तो बीओपी हमेशा बैलेंस में रहता है। बीओपी क्यों बैलेंस में रहता है? क्योंकि बैलेंस करने के लिए जो हमारा ओवरऑल बैलेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ऑफिशियल रिजर्व्स को
नेगेटिव साइन से इंडिकेट करके बैलेंस दिखाया जाता है, और अगर ये हमारा ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव आ रहा है तो ऑफिशियल रिजर्व्स को पॉजिटिव करके बीओपी को बैलेंस किया जाता है, तभी ज़ीरो आएगा। अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो हम नेगेटिव साइन देंगे, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव ऑफिशियल रिजर्व्स का साइन देंगे। लेकिन ऑफिशियल रिजर्व्स अगर इंक्रीज़ होते हैं तो साइन पॉजिटिव माइनस आता है, ऑफिशियल रिजर्व अगर डिक्रीज़ होते हैं तो साइन जो है वो प्लस आता है, जैसे आपके इसमें दिया है। ये स्टार्टिंग से देखिए सारा दिया है बीओपी का, मेजर आइटम्स, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रेड बैलेंस और इनविजिबल्स, फिर करंट अकाउंट बैलेंस दिया है, उसके बाद कैपिटल अकाउंट बैलेंस दिया है, एरर्स एंड ओमिशन दिया है, फिर ओवरऑल बैलेंस दिया है। शुरू से यही एग्जांपल चल रहा है। 43,574 मिलियन डॉलर्स आ रहा है, यूएस डॉलर्स आ रहा है। और देखिए इसको बैलेंस करने के लिए ऑफिशियल रिजर्व्स इंक्रीज़ हुए हैं, उसके लिए माइनस साइन यूज़ हुआ है 43,574। अब आप देख रहे हैं कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट का ही एक सब डिवीज़न है, पार्ट है। तो बीओपी को बैलेंस करने के लिए इनको माइनस साइन से डिनोट किया जाता है। तो बिल्कुल उतना जितना हमारा ओवरऑल बैलेंस जो है वो पॉजिटिव आया है, बिल्कुल उतना ही नेगेटिव दिखाया जाता है, ताकि बीओपी जो है वो बैलेंस में रहे। ये जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं, ऑफिशियल रिजर्व्स में होने वाला चेंज शो किया जाता है। टोटल ऑफिशियल रिजर्व्स का भंडार नहीं बताया जाता कि कितना ऑफिशियल रिजर्व्स हैं आरबीआई के पास। बीओपी को बैलेंस करने के लिए ऑफिशियल रिजर्व में जितना चेंज किया जाएगा, यानी जो इंक्रीज़ किया जाएगा या डिक्रीज़ किया जाएगा, ये उसको शो करता है और टोटल ऑफिशियल रिजर्व्स को शो नहीं करता है। ये तो तब की बात है जब बीओपी अकाउंट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में, अगर ऑफिशियल रिजर्व्स को कैपिटल अकाउंट का सब डिवीज़न या पार्ट के फॉर्म में शो किया जाता है तो। लेकिन कई बार ऑफिशियल रिजर्व्स को कैपिटल अकाउंट का पार्ट शो नहीं करते हैं, इसको सेपरेटली अलग से प्रेजेंट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, इसलिए इसको बिलो द लाइन कहते हैं, बिलो द लाइन आइटम्स। तो जो ऑफिशियल रिजर्व्स ट्रांजैक्शंस होंगी उनको बिलो द लाइन आइटम्स कहते हैं, यानी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बाद अलग से अगर इसको प्रेजेंट करते हैं तो बिलो द लाइन बोलते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ऐसी सिचुएशन में करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों को मिलाकर सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है। क्योंकि अगर तो ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट है तो बीओपी बैलेंस में रहता है, क्योंकि ऑफिशियल रिजर्व्स जो है वो बैलेंस करने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, या इंक्रीज़ किए जाएंगे या डिक्रीज़ किए जाएंगे। लेकिन अगर इसको सेपरेटली प्रेजेंट करते हैं तो बीओपी सरप्लस में भी हो सकता है, डेफिसिट में भी हो सकता है। अगर बीओपी सरप्लस में है, सरप्लस में होने का क्या मतलब है? इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा है, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम है। करंट अकाउंट सरप्लस प्लस कैपिटल अकाउंट सरप्लस, सरप्लस में होगा बीओपी अगर ऑफिशियल रिजर्व्स पार्ट नहीं है कैपिटल अकाउंट का। और बीओपी डेफिसिट में कब होगा? जब करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस कैपिटल अकाउंट डेफिसिट दोनों को मिला देंगे, ऐड कर देंगे, तो बीओपी डेफिसिट में होगा। और ऑफिशियल रिजर्व्स जो हैं वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं है, उसको अलग से प्रेजेंट किया गया है। लेकिन अगर ऑफिशियल रिजर्व्स कैपिटल अकाउंट का सब डिवीज़न है, पार्ट हैं, तो बीओपी हमेशा बैलेंस में रहता है। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का टोटल करके इज इक्वल टू 0 रहता है। आगे हम बात करने जा रहे हैं कि बीओपी का इक्विलिब्रियम कब होता है और डिसइक्विलिब्रियम कब होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में तब होगा जब करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस प्लस एरर्स एंड ओमिशन अगर 0 है, यानी फॉरेन जो एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं, जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं, उनमें ना तो इंक्रीज़ हो रहा है ना ही डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट प्लस एरर्स एंड ओमिशन का टोटल जो है वो 0 आ रहा है। लेकिन कई बार जो एरर्स एंड ओमिशंस हैं उस टर्म को नहीं लिया जाता। बीओपी के लिए जो मेन अकाउंट हैं, करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस, सिर्फ इसी को ही इंक्लूड किया जाता है। अगर इनका टोटल 0 आ जाता है, 0 आता है, तो इसका मतलब इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दोनों इक्वल है और ऑफिशियल रिजर्व्स में कोई भी मूवमेंट नहीं है। अगर कोई करंट अकाउंट में कोई भी आइटम नेगेटिव बैलेंस के साथ आती है तो वो कैपिटल अकाउंट के पॉजिटिव बैलेंस से काउंटर बैलेंस हो जाती है।
काउंटर बैलेंस का मतलब वो बराबर हो जाती है, तो ऑफिशियल रिजर्व्स में कोई भी चेंज नहीं आता है। इसका मतलब है कि जो हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, बोरोइंग हो रही हैं, उनके कारण जो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो एग्जैक्टली इक्वल होता है, किसमें, बीओपी इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर डिसइक्विलिब्रियम होता है बीओपी में, तो इसका मतलब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो दोनों का ऐड करके ज़ीरो नहीं आ रहा है, या तो ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है या नेगेटिव नंबर आ रहा है। अगर तो करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस को ऐड करके पॉजिटिव नंबर आता है तो बीओपी सरप्लस को बता रहा है, यानी इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा है। और दूसरी तरफ करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस अगर नेगेटिव नंबर में आ रहा है तो ये बीओपी डेफिसिट यानी घाटे को शो करता है, यानी आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा है। तो बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में दो सिचुएशन में होगा, जब बीओपी सरप्लस में होगा और बीओपी डेफिसिट में होगा। बीओपी डिसइक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का जो सम टोटल है वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, या तो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। सरप्लस में कब होगा, जब इन दोनों को प्लस करके, करंट प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस को प्लस करके पॉजिटिव नंबर में आता है, यानी फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का इनवर्ड फ्लो हमारे देश के अंदर आना, नेट जो है उसको इंडिकेट करता है, यानी ऑफिशियल रिजर्व्स में इंक्रीज़ को शो करता है। और बीओपी डेफिसिट में कब होगा, जब करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस किसी नेगेटिव नंबर में आता है। और ये किसको शो करता है, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को शो करता है। फॉरेन एक्सचेंज मीन फॉरेन करेंसी, यानी हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स में डिक्रीज़ को शो करता है, उसमें कमी को शो करता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ऑटोनॉमस आइटम्स एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ऑटोनॉमस आइटम बीओपी ट्रांजैक्शंस में वो होती हैं जो प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती हैं, जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये ऑटोनॉमस आइटम्स हैं। इन्हीं ट्रांजैक्शंस के कारण ही बीओपी सरप्लस में होता है या डेफिसिट में होता है। दूसरी तरफ एकोमोडेटिंग आइटम्स वो होती हैं जो इस इम्बैलेंस को, अगर इम्बैलेंस हो जाता है बीओपी अकाउंट में तो उसको करेक्ट करने के लिए होती हैं। ऐसी ट्रांजैक्शन जो एक देश का सेंट्रल बैंक इन बीओपी इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए यूज़ करता है, जैसे कि हमने अभी अभी किया ऑफिशियल रिजर्व्स। तो ऑफिशियल रिजर्व्स जो हैं एकोमोडेटिंग आइटम्स हैं, ये इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। और जो ऑटोनॉमस आइटम है उनके कारण से गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, यानी जब हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं तो गुड्स का मूवमेंट होता है, और अगर सर्विसेज का करते हैं तो सर्विसेज का होता है। लेकिन एकोमोडेटिंग आइटम्स में गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट नहीं होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, बल्कि ऑफिशियल रिजर्व्स का मूवमेंट होता है बीओपी इम्बैलेंस को, डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए। ऑफिशियल रिजर्व्स या तो इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं वो बिलो द लाइन, अगर उनको सेपरेटली हम प्रेजेंट करते हैं तो बिलो द लाइन आइटम्स कहते हैं। तो ऑफिशियल रिजर्व्स अकोमोडेटिंग आइटम्स हैं, तो अकोमोडेटिंग आइटम्स को कहते हैं बिलो द लाइन, और ऑटोनॉमस जो आइटम्स होती हैं इनको अबव द लाइन आइटम्स कहते हैं। तो जब भी बीओपी डेफिसिट या सरप्लस को एस्टीमेट करते हैं तो हम ऑटोनॉमस आइटम्स की बात करते हैं। ऑटोनॉमस आइटम्स कॉज बनती हैं, कारण बनती हैं बीओपी सरप्लस का या डेफिसिट का, जबकि जो एकोमोडेटिंग आइटम्स होती हैं वो उनको करेक्ट करने के लिए होती हैं। इनका डिफरेंस भी अच्छे से लर्न कर लीजिए। ऑटोनॉमस आइटम्स ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो प्रॉफिट के लिए की जाती हैं और एकोमोडेटिंग आइटम्स प्रॉफिट के लिए नहीं की जाती। ऑटोनॉमस आइटम्स बीओपी इम्बैलेंस का कारण बनती हैं, या तो बीओपी सरप्लस में होगा या डेफिसिट में होगा, और जो एकोमोडेटिंग आइटम्स हैं या ऑफिशियल रिजर्व्स हैं ये बीओपी बैलेंस को रीस्टोर करने के लिए किए जाते हैं, या तो इंक्रीज़ किए जाएंगे या डिक्रीज़ किए जाएंगे। ऑटोनॉमस आइटम में गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट होती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता है कंज्यूमर गुड्स का, कैपिटल गुड्स का, जबकि एकोमोडेटिंग आइटम्स में गुड्स की मूवमेंट नहीं होती है बल्कि ऑफिशियल रिजर्व्स की मूवमेंट होती है, फॉरेन एक्सचेंज की मूवमेंट होती है।
ऑटोनॉमस आइटम को अबव द लाइन आइटम्स कहते हैं और एकोमोडेटिंग आइटम्स को बिलो द लाइन आइटम्स कहते हैं बीओपी अकाउंट में। लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी अकाउंट या बीओपी डाटा। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ पूरे अकाउंटिंग ईयर के लिए बनाया जाता है। सरप्लस में भी आ सकता है, डेफिसिट भी आ सकता है, इक्विलिब्रियम में बहुत कम आता है, नहीं आता है लगभग कि बिल्कुल ही बराबर हो। तो बीओपी सरप्लस में या डेफिसिट में है, इससे हमारे कंट्री में हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है। इसकी जो बीओपी अकाउंट की क्या इम्पोर्टेंस है वो हम डिफरेंट पॉइंट से जान सकते हैं। पहला है फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। बीओपी अकाउंट हमारे देश के डोमेस्टिक स्टेटस को बताता है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारा क्या स्टेटस है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। जितनी ज़्यादा हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरो कर रहे हैं, जितना ज़्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब हम बाकी देशों पर डिपेंडेंट है। जितना हम ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं उतना हमारी इकोनॉमी की बैकवर्डनेस को बताता है और उतना ही ज़्यादा दूसरे लोग हमारी इकोनॉमी के फाइनेंशियल मैटर्स में, इकोनॉमिक मैटर्स में इंटरफेयर करते हैं अगर हम उन पर ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे तो। दूसरा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। बीओपी का डेटा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को बताता है। अगर ये पॉजिटिव टर्म है तो अच्छी बात है, हमारी नेशनल इनकम बढ़ती है। पॉजिटिव कब आएगी? जब रिसीव्ड माइनस पेड का डिफरेंट पॉजिटिव आएगा। हमारे देश के लोग बाहर के देशों से फैक्टर इनकम रिसीव कर रहे हैं और हमारे देश के लोग दूसरे देश के लोगों को दे भी रहे हैं, पे भी कर रहे हैं। जो दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ काम करते हैं हम उनको पे करते हैं फैक्टर इनकम और हमारे देश के लोगों को वहाँ से मिलती है। तो रिसीव्ड माइनस पेड का डिफरेंस, जो फैक्टर इनकम रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड का डिफरेंस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, अगर ये पॉजिटिव आता है तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाती है, अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो हमारी नेशनल इनकम कम हो जाती है। इसके बाद है एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। हमने बीओपी के करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स की बात की कि आइटम है ये बीओपी के करंट अकाउंट की। अगर तो नेट एक्सपोर्ट्स एक्स माइनस एम कोई पॉजिटिव नंबर में आ रहा है तो इसका मतलब है हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि आपने एग्रीगेट डिमांड का जो टॉपिक है वो कर लिया है। तो एडी के कंपोनेंट में हमने करा था सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, तो एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। अगर नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, राइज होते हैं, तो यानी एग्रीगेट डिमांड हमारी इकोनॉमी में बढ़ती है, जिसको पूरा करने के लिए गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और आउटपुट बढ़ेगा, जो एक हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को इंडिकेट करता है। और अगर इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो कम आउटपुट होगा और अनएम्प्लॉयमेंट होगा। इसके बाद है मार्केट पोटेंशियल। बीओपी अकाउंट मार्केट पोटेंशियल के बारे में बताता है कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी का क्या मार्केट पोटेंशियल है, कि क्या साइज़ ऑफ डिमांड है डिफरेंट गुड्स का और सर्विसेज का। अगर साइज़ ऑफ मार्केट डिपेंड करता है एग्रीगेट डिमांड पर, अगर एग्रीगेट डिमांड का लेवल ज़्यादा है तो साइज़ ऑफ मार्केट भी ज़्यादा होगा और फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंसेंटिव मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एमएनसीज हमारे देश में आएंगी क्योंकि अगर मार्केट पोटेंशियल ज़्यादा है, उनको लगता है कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा है, उनका जो सामान है वो सेल हो जाएगा। तो मार्केट पोटेंशियल अगर ज़्यादा है तो इन्वेस्टर्स आएंगे। तो बीओपी अकाउंट से हमें पता लगता है कि हमारा मार्केट पोटेंशियल जो है वो कितना है। इसके बाद है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़। बीओपी परफॉर्मेंस एक देश की की मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को भी इम्पैक्ट करती है। किस सेंस में? हमारे देश में दूसरे देशों से इन्वेस्टर्स आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको इंडियन करेंसी चाहिए, इंडियन करेंसी की वो डिमांड करते हैं, तो हमारी जो आरबीआई की मनी सप्लाई की पॉलिसी है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। हमें ज़्यादा रुपए चाहिए क्योंकि हमने उनको रुपए देने हैं और फ़ॉरेन एक्सचेंज लेना है। फॉरेनर्स आएंगे हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए, तो आरबीआई की मनी सप्लाई पॉलिसी पर असर पड़ेगा, उसको फॉर्मुलेट करने के लिए इसका रोल है। इसी तरीके से अगर हमारे कंट्री में प्रोडक्शन से रिलेटेड टैक्स लॉज जो हैं या फिर सब्सिडी से रिलेटेड जो रूल्स हैं, अगर वो हार्ड हैं, गवर्नमेंट के रूल्स जो हैं वो हार्ड हैं, वो आने वाली एमएनसीज़ को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल लॉज नहीं हैं, तो इन्वेस्टर्स आने में हेजिटेट करेंगे, एमएनसीज़ हमारे देश में कम आएंगी। तो गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी है, टैक्स से रिलेटेड पॉलिसी है,
इसको फॉर्मुलेट करने में भी बीओपी अकाउंट का एक रोल है। तो बीओपी अकाउंट एक देश की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बताता है कि एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या फाइनेंशियल स्टेटस है। जो हमारे जैसे कंट्रीज़ को तो बहुत ज़रूरत पड़ती है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से उधार लेने की, और हमारे जैसे कंट्री को फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है कि हमारे कंट्री में जीडीपी का लेवल बढ़े, आउटपुट बढ़े और एम्प्लॉयमेंट बढ़े और लोगों को रोज़गार मिले। तो ये था बीओपी का सिग्निफिकेंस। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।